नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेडीनेस पर। और दोस्तों, जैसा कि आप मच अवेटेड ये है टॉपिक, यानी कि कई आपके कमेंट आए कि सर बीकॉम सेमेस्टर 6 का जो एबीएसटी सब्जेक्ट का पेपर है, यानी कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका भी आप कोई वन शॉट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अपलोड कर दीजिए। तो देखो, वन शॉट तो मेजर पेपर की मैं खुद ही कह रहा हूँ कि इतना ईजी नहीं है, फिजिबल नहीं है कि आप तुरंत उसका वन शॉट बना दें। लेकिन हाँ, जीएसटी पेपर से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम आपके सामने लेकर उपस्थित है। अब क्योंकि पेपर न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों ही का मिक्स है, और ऊपर से अकाउंटेंसी का पेपर है, तो अकाउंटेंसी थ्योरी में तो आपको आने से रहा, दोनों ही मोड में ये चलता है। कुछ इसमें थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे और कुछ इसमें न्यूमेरिकल भी आएंगे। लेकिन जो सेक्शन ए है और बी सेक्शन है, उनमें आपको बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि पेपर भी पहली बार लगने जा रहा है सेमेस्टर सिस्टम में। तो किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, हम सिर्फ एक कयास लगा सकते हैं कि इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लो। 4 यूनिट में आपका सिलेबस डिवाइड है, जिसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी पहली यूनिट है, सीजीएसटी, एसजीएसटी के बाद जो सप्लाई वगैरह है वो सेकंड यूनिट में है, और थर्ड यूनिट में एग्जाम्शन वगैरह की बात है, और फोर्थ यूनिट में आपके एक्ट और टैक्स लेवी होने वाली चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखो, मैं सीधा यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, पहले हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शन जानेंगे। हालांकि देखो, आपके सिलेबस से रिलेटेड थोड़ा कम होगा, क्योंकि सिलेबस में इंट्रोडक्शन बहुत कम है, डेफिनेशन वगैरह ज़्यादा है। लेकिन हम जीएसटी को समझे उससे पहले हमें टैक्सेशन को समझना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है बीकॉम के जो यानी कि कॉलेज तो कभी नहीं आते, लेकिन थोड़ा बहुत जाने की कोशिश करते हैं कि चलो ऐसे ही तुक्के लगा देते हैं। लेकिन उसी तुक्कों में हम बैकग्राउंड की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, ये आपको एग्जाम में बहुत कुछ लिखने में मदद करने वाला है। और इसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि टैक्सेशन क्या होता है, यानी कि कराधान होता क्या है। टैक्सेशन यानी टैक्स मीन्स द सिस्टम थ्रू विच द गवर्नमेंट इम्पोजेज एंड कलेक्ट्स टैक्सेस फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस टू जनरेट रेवेन्यू फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर। यानी कि कराधान वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार व्यक्तियों और व्यवसायों पर टैक्स लगाती है और उनसे टैक्स कलेक्ट करती है, ताकि सार्वजनिक जो खर्चे होते हैं उनके लिए वह इनकम या राजस्व प्राप्त कर सके। क्योंकि सरकार देखो 3 तरीके से काम करती है, एक्सपेंसेस भी करती है, और सरकार की इनकम भी होती है, ठीक है, और सरकार लोन वगैरह भी लेती है। तो जब सरकार एक्सपेंसेस करती है, तो एक्सपेंसेस के लिए सरकार को इनकम चाहिए, और सरकार की इनकम 2 सोर्स से होती है, एक तो टैक्स से होती है और एक नॉन टैक्स से होती है। तो जो टैक्सेशन से जो इनकम जनरेट होनी है सरकार की, उसके थ्रू सरकार बिज़नेस पे और इंडिविजुअल पे टैक्स लगाती है, और उन टैक्स से वह रेवेन्यू प्राप्त करती है। सरकार को देश चलाने में सड़क, स्कूल, अस्पताल, रक्षा, पुलिस यानी बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की आवश्यकता होती है। और धन के लिए जो सरकार का मेन इनकम सोर्स है वो क्या है? टैक्स है। और टैक्स कितने तरह का होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। यानी कि टैक्स क्या है? कंपल्सरी पेमेंट टू दी गवर्नमेंट, यानी सरकार को दिया जाने वाला अनिवार्य भुगतान जो होता है, जो इंडिविजुअल या बिजनेस वगैरह देते हैं, वह हम क्या कहते हैं? टैक्स कहते हैं। यानी कि सरकार टैक्स क्या लेती है? इंडिविजुअल से सरकार टैक्स कलेक्ट करती है, उसको रोड मतलब कहने का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे और जन कल्याणकारी योजनाओं पे खर्च करती है, उसके लिए सरकार को इनकम का सोर्स चाहिए। अब बात करें टैक्स के, मतलब जो टैक्स है वो कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, तो देखो 2 तरीके के टैक्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जिस व्यक्ति पर टैक्स लगता है, उसी को उसका क्या करना पड़ता है? पेमेंट करना पड़ता है, उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिस व्यक्ति पे लगता है वह उस टैक्स का बर्डन किसी दूसरे पे शिफ्ट कर देता है, दूसरा उसे आगे तीसरे पे शिफ्ट कर देता है, और फाइनली उसका पेमेंट वो व्यक्ति करता है जो उस चीज़ का कंजप्शन कर लेता है, यानी उपभोग कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इनकम है, आपकी इनकम पर सरकार ने क्या लगाया? टैक्स लगाया। अब आप अपनी इनकम किसी को ट्रांसफ़र करते नहीं, तो टैक्स भी कौन पे करेगा? आप खुद ही टैक्स पे करोगे। यानी कि वो सारा टैक्स जिसे आप दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर पाए, आप पे ही टैक्स लगा, और आपने ही उसको टैक्स को पे किया या उसका बर्डन आपने बियर किया। इसे हम बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। और एक आपने जैसे मान लो आपने कोई चीज़ का प्रोडक्शन किया, तो शुरुआत में सरकार ने आप पे टैक्स लगाया, आपने उसे आगे सेल कर दिया, सेल किया, आपने उससे टैक्स ले लिया, फिर उस व्यक्ति ने आगे सेल किया, उसने उस आगे वाले से ले लिया, और फाइनली उस व्यक्ति को पूरा टैक्स देना पड़ा, जिसने उस चीज़ का क्या कर लिया? कंजप्शन कर लिया। जैसे आप पार्ले जी का बिस्किट खरीदते हो, तो हम उसपे ₹5 देते हैं, उसपे क्या लिखा होता है? एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, यानी कि उस ₹5 में सारे टैक्स वगैरह इंक्लूड है। इसका मतलब जिस व्यक्ति ने पार्ले जी खरीदा और खाया, या यूँ कहें खरीदा और उसके बाद उसने आगे सेल नहीं किया, उस व्यक्ति ने वो सारा टैक्स पे किया। मतलब लगा किसी और पे, पे कोई और कर रहा है, या उसका बर्डन किसी और पे आ रहा है। इसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि अप्रत्यक्ष कर। तो जीएसटी कहाँ स्टैंड करता है?
डायरेक्ट में तो इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये डायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी कहाँ स्टैंड करता है? इनडायरेक्ट में, यानी कि लगता प्रोडक्शन पे है। जहाँ-जहाँ सेल होता है वहाँ-वहाँ ये लगता चला जाता है, इनपुट वगैरह मिलती रहती है और फाइनली वो व्यक्ति पे करता है जिसने उस वस्तु को आगे बेचा नहीं हो या उसका कंज़म्पशन किया हो। तो जीएसटी कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब इसके नाम में 2 शब्द हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले क्या होता था? सर्विस टैक्स अलग था, यानी सेवा कर अलग हुआ करता था और वस्तु कर अलग होता था। लेकिन 2017 में दोनों को मर्ज कर दिया गया एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स को एक ही बना दिया और इसकी जगह पहले कई सारे इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे, उन सबको खत्म करके सिर्फ जीएसटी को लेकर आ गए। तो क्या है जीएसटी? क्योंकि इसमें बहुत सारे टैक्स इंक्लूड है, लाइक एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, चुंगी वगैरह हो गई, वेट हो गया, सेल टैक्स हो गया, ऐसे बहुत सारे अलग-अलग इनडायरेक्ट टैक्स थे, तो सारे इसमें इंक्लूड कर दिए, तो ये व्यापक हो गया, यानी कॉम्प्रिहेंसिव हो गया। तो जीएसटी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जो कि वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। इट रिप्लेस्ड वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। इसने क्या किया? केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले कई तरीके के टैक्सेस को क्या कर दिया? अपने अंदर समाहित कर लिया। तो ये कई सारे जो टैक्स लगते हैं उन सबको इसने क्या कर दिया? रिप्लेस करके उन सब की जगह एक ले आए, दैट इज जीएसटी। क्यों ज़रूरत पड़ी सर? जब जीएसटी के पहले भी टैक्स हुआ करता था, जीएसटी के पहले वेट हुआ करता था, सर्विस टैक्स अलग हुआ करता था। जब टैक्स था, तो जीएसटी की क्यों नीड पड़ी? क्यों लाया गया? आपको शायद याद नहीं होगा, आज से 9 साल पहले यानी तकरीबन 2017 की बात है, जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, तो इसका खूब सारा विरोध भी हुआ था। उससे पहले भी मनमोहन सिंह जी की सरकार में जीएसटी की बात हो रही थी, लेकिन नहीं लागू हो पाया। तो इसकी लागू होने की क्या ज़रूरत थी? कहाँ क्या गड़बड़ हो रही थी? तो वो समझते हैं। बिफोर जीएसटी इंडिया हैड मैनी डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जीएसटी से पहले भारत में कई प्रकार के अप्रत्यक्ष कर हुआ करते थे। सेंट्रल टैक्स इंक्लूडेड, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा कौन-कौन से लगते थे? सेंट्रल एक्साइज़ ड्यूटी यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, ये सारे केंद्र सरकार लगाती थी, जो तो इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे। और स्टेट टैक्स कौन से होते थे? जिसमें वेट हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, ये सारे टैक्स कौन लगाती थी? स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। इन सबको एक जगह लाने के लिए, क्योंकि इन सब की अलग-अलग रेट हुआ करती थी, तो इन सबको एक जगह लाने के लिए या इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी को ख़त्म करने के लिए एक टैक्स लेके आए, जीएसटी, जिसको बोला गया गंगा सिंह तिवारी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बिकॉज ऑफ मल्टी टैक्सेस द टैक्सेशन सिस्टम वाज कॉम्प्लिकेटेड एंड देयर वाज ए कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स कॉमनली कॉल्ड टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि अनेक कर के कारण कर प्रणाली जटिल हुआ करती थी और कर पर कर यानी टैक्स ऑन टैक्स की समस्या भी उत्पन्न होती थी। अब ये टैक्स ऑन टैक्स क्या चीज़ है, इसको समझते हैं। तो जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू क्रिएट, यानी जीएसटी क्यों लागू किया गया? वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट, यानी एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार। छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे से देते हैं, बहुत जल्दी आप इससे रिलेवेंट होंगे। देखो, जो सेल्स टैक्स है दोस्तों, वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। स्टेट लिस्ट मतलब उस पे कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ कोई झुंझुनू जिले के पास सूरजगढ़ जो जगह है, मान लो, अब एकदम हरियाणा के बॉर्डर की बात कर लेते हैं, जो है तो राजस्थान में, लेकिन हरियाणा उनसे 10-20 किलोमीटर ही दूर पड़ता है, ये वहाँ की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा गाँव उस बॉर्डर के पास ही है, मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, कार खरीदनी है, और उस कार पे, जैसे मैं जीएसटी से पहले की बात कर रहा हूँ, अगर वह कार मैं राजस्थान से खरीदता हूँ, तो मुझे मान लो फॉर एग्जांपल उस पे मोटा-मोटा तौर पे जैसे मैं कहूँ कि मुझे उस पे 30% वेट देना पड़ रहा है। कितना देना पड़ रहा है? 30%। और एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं उस कार की कीमत 5 लाख रुपए है, ठीक है? तो 5 ती 15 तकरीबन 1.5 लाख का इसमें टैक्स हो गया। मान लो टे 1.5 लाख का टैक्स एक एग्जांपल के तौर पे, 1.5 लाख का टैक्स मुझे राजस्थान में देना है। मैं गया 20 किलोमीटर आगे हरियाणा में, और हरियाणा में गया तो वहाँ पता चला वहाँ टैक्स की रेट कितनी है? 25%, यानी वी वेट की रेट कितनी है? 25%। तो मुझे 5 लाख की गाड़ी का 25%, यानी कि अब मुझे पूरा-पूरा 50,000 रुपए का क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है। सॉरी, 50 ही हुआ क्या ये? 5 लाख का 25,000 का, मुझे कितने का फ़ायदा हो रहा है? 25,000 का फ़ायदा हो रहा है। तो मैं गाड़ी कहाँ से खरीदूँगा? राजस्थान से या हरियाणा से? तो सीधी-सी बात है, हरियाणा से खरीदूँगा। क्योंकि हरियाणा में वेट की रेट अलग है और राजस्थान में अलग है। इसका दूसरा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अब आज ले लो पेट्रोल पे।
पेट्रोल या डीजल की कीमत राजस्थान में अलग है, हरियाणा में अलग है, क्योंकि पेट्रोल अभी भी जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता। स्टेट लिस्ट में इसको वेट इस पे लगता है, तो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग इसकी रेट होती है। तो पूरे देश में एक ही टैक्स हो, एक ही राष्ट्र है, एक ही मार्केट है, इस बिहाफ पे क्या लाया गया? जीएसटी लाया गया। अब आप चाहे राजस्थान से खरीदो, चाहे हरियाणा से खरीदो, जीएसटी दोनों ही जगह क्या है? इक्वल आपको लगेगी। तो ये भी एक रीज़न था। ये सारे कारण थे, इस वजह से जीएसटी लाया गया। अब समझते हैं टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि कैस्केडिंग क्या है, इसको थोड़ा-सा और समझो। द कैस्केडिंग इफेक्ट मीन्स चार्जिंग टैक्स ऑन ए वैल्यू दैट ऑलरेडी इंक्लूड्स टैक्स, यानी कि कैस्केडिंग इफेक्ट एक का अर्थ है कि ऐसी राशि पर कर लगाना है जिसमें पहले से ही कर शामिल हो। जैसे मान लो, एक एग्जांपल के तौर पे आपने कोई 100 रुपए की चीज़ खरीदी, उस पे टैक्स कितना लगा? 10 रुपए लगा। अब उसकी प्राइस कितनी हो गई? 110 की। आपने उसे आगे सेल कर दिया, ठीक है? प्राइस कितनी है? 110, पर रेट सॉरी, जो टैक्स है वो कितना लग रहा है? 10%। अब 110 का 10% दैट मीन्स 11 रुपए। तो जब यहाँ पे आपने खरीदा, यानी कि जब 100 रुपए की थी, इसको मिटा देता हूँ, आपको एक चैनल से समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब यहाँ पे 100 रुपए की थी, ये रही, तो इस पे टैक्स लगा 10 रुपए और नई प्राइस बन गई 110, तो ये तो था टैक्स का पैसा। फिर आगे इस पे 10% टैक्स लगता है, जो कि कितना रुपए लगता है? 11 रुपया। ये भी हो गया टैक्स। अब टोटल टैक्स कितना हो गया? 21 रुपए। कितना हो गया? 21 रुपए। अब मुझे ये बताओ, ये जो 110 है, इसमें प्रोडक्ट की प्राइस तो सिर्फ 100 रुपए है। जो 10 रुपए हैं वो तो किसकी प्राइस है? टैक्स की प्राइस है। अब यहाँ पे जो 11 रुपए लग रहे हैं, उसमें 10 रुपया तो कोई किस पे लग रहा है? इस प्रोडक्ट प्राइस पे लग रहा है, और वो जो 1 रुपया टैक्स का लग रहा है, वो किस पे लग रहा है? टैक्स पे। तो यहाँ पे देखो, ये टैक्स पर टैक्स लगा कि नहीं लगा? जब टैक्स पे भी टैक्स लगता है, उसे हम बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। और जीएसटी में ये खत्म हो जाता है, या ये थोड़ा बहुत खत्म हो गया था, वैल्यू एडेड टैक्स के साथ ही खत्म हो गया कि जितनी वैल्यू को आप ऐड कर रहे हो, उसी पे क्या लगना चाहिए? टैक्स लगना चाहिए। हालांकि वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वेट में कैस्केडिंग ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, लेकिन कहीं कहीं एक्साइज के बीच और वेट के बीच कहीं ना कहीं वो लग रहा था। उसके अलावा फिर कॉन्फ्रेंसिव करना था, डेस्टिनेशन बेस्ड करना था, दैट्स वाई जीएसटी लाया गया। तो इस कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए भी क्या लाया गया था? जीएसटी लाया गया था। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यानी कि जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है। इसको समझो, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। जैसे मान लो कोई वस्तु है, वो बनती है बेंगलोर में, उस वस्तु का सेल हुआ, वह आई गुजरात में, गुजरात के बाद सेल हुआ, वह आई राजस्थान में, और राजस्थान में उस वस्तु का क्या हो गया? कंजप्शन हो गया, यूज हो गया। तो इस वस्तु पे जितनी भी जो स्टेट जीएसटी है, उसका पूरा बेनिफिट किसको चला जाएगा? राजस्थान को चला जाएगा। यानी कि जिस स्टेट में जिस वस्तु का कंजप्शन हो रहा है, जीएसटी का बेनिफिट उस स्टेट को दिया जाएगा। इसे बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी is known as the destination based tax because tax revenue generally goes to the state where goods और सर्विसेज आर कंज्यूम्ड। यानी जीएसटी गंतव्य आधारित कर है। कर कहा जाता है क्योंकि कर का राजस्व सामान्यतया उस राज्य को प्राप्त होता है जहां वस्तु या सेवा का उपभोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वही है, गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन राजस्थान बट कंज्यूम्ड इन उत्तर प्रदेश। यानी कि यदि कोई वस्तु राजस्थान में बनती है लेकिन कंजप्शन उसका यूपी में होता है, तो जीएसटी का बेनिफिट किस सरकार को जाएगा? यूपी को जाएगा। अब बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड, यानी कि जब जीएसटी लागू हुआ तो उसके पीछे, क्योंकि कोई भी टैक्स है, बिना संविधान में उसकी बातें लिखे, बिना आर्टिकल वगैरह, बिना एक्ट बने वह आएगा नहीं। तो संविधान की कौन सी मतलब वो सारी चीज़ें हैं जिसमें जीएसटी को कॉन्स्टिट्यूशनल वो दिया गया था। GST required an amendment to the constitution because both the central government and state governments needed powers to impose GST। जीएसटी लागू करने के लिए संविधान में संशोधन आवश्यक था, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही सरकारों को जीएसटी लगाने की शक्ति प्रदान करनी थी। यानी क्योंकि जीएसटी या यूं कहे जो सेल्स टैक्स है, वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो दोनों ही सरकार इसमें वो कर सकती है। यानी कॉन्करेंट लिस्ट का भी है ये टॉपिक। तो कहीं न कहीं इसमें दोनों ही सरकार इन्वॉल्वमेंट थी। द कॉन्स्टिट्यूशन 101th अमेंडमेंट एक्ट 2016 प्रोवाइडेड द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर जीएसटी। यानी जो संविधान, क्योंकि अब संविधान में संशोधन करना है तो उसके लिए बिल लाना पड़ेगा। जो बिल लाया गया था, यानी कि वो 122वां बिल था, और एक्ट कौन-सा था? 110वां, सॉरी 101वां अधिनियम था, जो कि 2016 में पास किया गया जीएसटी को संवैधानिक आधार देने के लिए। बाकी संविधान के कौन-कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 246 ए पावर देता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी पर कानून बनाने का। 269 ए जीएसटी ऑन इंटर स्टेट
सप्लाई पे यानी अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर जीएसटी की बात करता है, एंड 279 ए जीएसटी काउंसिल की बात करता है। जीएसटी काउंसिल में जो भी स्टेट वगैरह होते हैं उसके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और सेंटर के भी होते हैं, तो वो सारे मिलकर जीएसटी काउंसिल बनती है। जीएसटी के लिए यानी बिल लाया गया था जो कि 122 बिल था, जो कि बाद में एक्ट बनता है 101। विधेयक और अधिनियम दोनों में क्या अंतर है इसको समझते हैं। अ बिल इज प्रपोज्ड लॉ प्रेजेंटेड बिफोर पार्लियामेंट, यानी कि जब हमें कोई एक्ट बनाना पड़ता है तो उसके पहले एक विधेयक लाना पड़ता है, बिल लाना पड़ता है। बिल को विधेयक कहते हैं, संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जो कि आगे चलकर कानून बनता है यदि उसको राष्ट्रपति स्वीकृति देते हैं तब। व्हेन अ बिल इज पास्ड बाय पार्लियामेंट एंड रिसीव द प्रेसिडेंट्स असेंट, इट बिकम्स एन एक्ट, यानी कि जब कोई बिल या विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है, यानी लोकसभा राज्यसभा से पारित हो गया और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर लेता है, तो वह क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जीएसटी के लिए जो बिल था वो तो कौन सा था, 122वां, और जब वह एक्ट बन गया तो एक्ट कौन सा बना, 101वां। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी बिल लाया गया था 122वां और एक्ट बना 101वां, यानी कि बिल लाया जाता है, पार्लियामेंट से अप्रूव होता है, प्रेसिडेंट की स्वीकृति मिलती है और वह आगे चल के क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो एक्ट तो बना 101वां और बिल था 122वां। आई थिंक समझ गए होंगे। अब चलते हैं मेजर जीएसटी की ओर। इसके एक्ट में क्या-क्या है, तो द जीएसटी सिस्टम इन इंडिया ऑपरेट्स मेनली थ्रू द फॉलोइंग एक्ट्स। भारत में जीएसटी व्यवस्था मुख्य रूप से निम्न अधिनियमों के माध्यम से संचालित होती है। सीजीएसटी एक्ट 2017, एसजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट एंड यूटीजीएसटी, यानी कि 4 तरीके की चीज़ें हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात होगी तो सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट की बात होगी तो यानी कि एसजीएसटी, ठीक है। इंटर स्टेट की बात होगी यानी कि राजस्थान का गुजरात से, राजस्थान का आंध्र प्रदेश से, यानी कि 2 स्टेट के बीच होगी तो आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं, और यूनियन टेरिटरी के साथ होगा तो यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। तो इन चारों चीज़ों को आप समझिए। पहली बात करते हैं जीएसटी कंपनसेशन टू द स्टेट, यानी कि जब 2017 में जीएसटी लागू हुआ था तो कई राज्यों ने इसका विरोध किया कि भाई हमें इससे क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि ये तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, चीज़ हम बना रहे हैं, प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, बेनिफिट इसका वो स्टेट ले रहा है जो इसको यूज कर रहा है। तो कई तरीके के इसमें विरोध हुए, तो सरकार ने एक एक्ट बनाया या एक ऐसी व्यवस्था करी कि अगर आपको नुकसान होता है तो उसका हम आपको कंपनसेशन देंगे, यानी कि जीएसटी से यदि आपको नुकसान होता है तो आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। इट प्रोवाइडेड फॉर कंपनसेशन टू स्टेट फॉर सर्टेन रेवेन्यू लॉसेस ड्यू टू जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि यदि यह जीएसटी लागू होने के कारण राज्यों को होने वाली निश्चित राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति से संबंधित था। टाइप्स ऑफ जीएसटी यानी जीएसटी के प्रकार, पहला ही था सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी। सीजीएसटी इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, यानी कि जब राज्य के भीतर आपूर्ति होती है तो उस पर सीजीएसटी केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है। जैसे आप देखते हो कि आप कोई सामान खरीदते हो, मान लो उस पर 20% जीएसटी है तो इस तरीके से लिखी होती है 10/10, यानी कि 10 सीजीएसटी और 10 एसजीएसटी। जो जो 10 सीजीएसटी है ये किसके पास जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, इसे हम सीजीएसटी कहते हैं। फिर आता है एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी। एसजीएसटी इज कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, यानी जब राज्य के भीतर ही आपूर्ति होती है तो एसजीएसटी और राज्य सरकार द्वारा एकत्रित की जाती है, यानी हर वस्तु पे ये बराबर 50-50% के तौर पे ये बांटी दी जाती है सेंटर और स्टेट में। जैसे जयपुर और सीकर के बीच ही कोई सप्लाई हो रही है, कोई लेन देन हो रहा है तो दोनों एक ही राज्य में है, इंट्रा स्टेट हो गया, तो इस पे सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा। फिर आता है आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी। आईजीएसटी इज इम्पोज्ड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई, यानी जब राजस्थान गुजरात के बीच लेन देन होगा तो आईजीएसटी लगेगा, यानी कि जैसे राजस्थान है, यहाँ गुजरात है, तो जो सीजीएसटी है वो तो किसके पास जाएगी, ऑलमोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी। लेकिन अब जो एसजीएसटी वो किसको दी जाए, तो वो यहाँ पे लग जाएगी आईजीएसटी। आईजीएसटी तो एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी और मान लो आगे चल के गुजरात ने उसे एमपी को बेच दिया और एमपी में फाइनली उस वस्तु का क्या हो गया, कंजप्शन हो गया, तो ये जो आईजीएसटी है ये पूरी की पूरी किसे दे दी जाएगी, एमपी को दे दी जाएगी। यही तो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यानी कि जब इंटर स्टेट होता है तो आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है, लेकिन जहाँ इसका कंजप्शन होता है फिर उस स्टेट को इसका बेनिफिट दे दिया जाता है। फिर बात करते हैं यूटीजीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी की। यूटीजीएसटी अप्लाइज टू इंट्रा यूटी सप्लाईज इन एप्लीकेबल यूनियन टेरिटरीज, यानी कि यूटीजीएसटी लागू केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर ही आपूर्ति पे लगाया जाता है, यानी कि जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में अगर कोई
लेन-देन होता है तो उसपे यूटी जीएसटी लगता है, एक सीजीएसटी लगता है और एक यूटी जीएसटी लगता है। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया यानी भारत में जीएसटी का क्रियान्वयन कैसे हुआ? जीएसटी वाज़ इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया ऑन 1 जुलाई 2017 यानी 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के अंतर्गत। इट इज़ कंसीडर्ड वन ऑफ द मेजर इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया और यह भारत का जो अप्रत्यक्ष जो कर है उसमें सुधार का ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है। फाइनल कंक्लूजन आप क्या दे सकते हो? आप दे सकते हो कि टैक्सेशन क्या होता है? सरकार द्वारा टैक्स कलेक्ट करना की व्यवस्था होती है, डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। पुराने टैक्स सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम थी, कैस्केडिंग इफेक्ट्स वगैरह थे। उसकी जगह फिर जीएसटी लाया गया, उनको खत्म किया गया। 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना। जीएसटी एक्ट बने 2017 में जिसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटी जीएसटी यानी कि जीएसटी 4 तरीके की होती है। इन सब के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपको करनी होती है। तो ये था अपना थ्योरेटिकल पोर्शन। अब हम बात करेंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के पोर्शन की कि इसमें क्या-क्या क्वेश्चन आपके सामने बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट ए के बनने वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड। अब आप इसको फटाफट समझ पाओगे। व्हाट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि वस्तु एवं सेवा कर क्या है? जीएसटी इज ए कॉन्फ्रेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया। वस्तु एवं सेवा कर भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। इट हैज रिप्लेस्ड वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड इज बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। इसने कई विभिन्न अप्रत्यक्ष करों का स्थान लिया और यह गंतव्य सिद्धांत पर आधारित एक टैक्स है। जीएसटी एम्स टू क्रिएट ए यूनिफाइड और ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन सिस्टम। जीएसटी का उद्देश्य एक एकीकृत और पारदर्शी कर प्रणाली बनाना था। नेक्स्ट है व्हाट इज सीजीएसटी? सीजीएसटी क्या है? अब आप तुरंत समझ पाओगे चीजों को। सीजीएसटी टैक्स इज a tax levied and collected by the central government on intra-state supplies of goods and services। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर राज्य के भीतर वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया और एकत्र किया जाने वाला कर है। द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय अंडर सीजीएसटी बिलोंग्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। सीजीएसटी के अंतर्गत एकत्रित राजस्व सीजीएसटी अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार का होता है। यानी कि कोई भी जो टैक्स वगैरह होता है जिसमें 50% सीजीएसटी होती है यानी कि सेंट्रल जो जीएसटी होती है वो होती है और इसको कलेक्ट कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। लगाता कौन है? केंद्र सरकार ही लगाती है। अगला है व्हाट इज एसजीएसटी? एसजीएसटी क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। राज्य वस्तु एवं सेवा कर राज्य के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर राज्य सरकार द्वारा लगाया गया और एकत्र किया जाने वाला टैक्स है। द रेवेन्यू कलेक्टेड अंडर एसजीएसटी बिलोंग्स टू द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द रेस्पेक्टिव एसजीएसटी एक्ट 2017 ही होता है वो भी। एसजीएसटी के अंतर्गत एकत्रित राजस्व संबंधित एसजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार का ही होता है। जैसे राजस्थान में अगर कोई लेन देन होता है तो इस पे जो एसजीएसटी लगती है वो राजस्थान सरकार ही लगाती है। वसूल भी राजस्थान सरकार ही करती है और इस पे अधिकार भी राजस्थान सरकार का ही होगा। डिफाइन द टर्म गुड्स अंडर द सीजीएसटी एक्ट 2017 यानी सीजीएसटी अधिनियम 2017 के अंतर्गत वस्तु शब्द को परिभाषित करो यानी कि वस्तु किसे कहेंगे? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। वस्तु से आशय धन और प्रतिभूतियों के अतिरिक्त प्रत्येक प्रकार की चल संपत्तियों को इस अधिनियम में क्या कहा गया है? वस्तु कहा गया है। इट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू लैंड विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। यानी कि इसमें वाद योग्य दावे, उगती फसल, घास, भूमि से जुड़ी हुई वस्तुएं शामिल है जिन्हें आपूर्ति से पूर्व या आपूर्ति अनुबंध के अंतर्गत अलग किया जाना निश्चित है। जैसे फसल उग रही है, जैसे अभी बाजरा है, निनाण वगैरह हो गया। अब कि आप किसान का कॉन्ट्रैक्ट हो गया किसी व्यापारी से हो गया कि जब बाजरा हो जाए तो वह इसको इस तरीके से बेचेगा। तो क्योंकि ये पकने के बाद इस ज़मीन से अलग कर दी जाएगी तो इसे भी क्या कहा गया है? वस्तु ही कहा गया है। तो आप ये याद रखना, आप अपने मन से मत लिख के आ जाना एग्जाम में कि वस्तु का मतलब कोई चीज़ होता है वगैरह वगैरह, नहीं। जीएसटी एक्ट में क्या लो बोला गया है कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी इज कॉल्ड दी गुड्स। और इसमें मूवेबल एक्शनेबल क्लेम्स है, ग्रोइंग क्रॉप्स है, ग्रास है, ये सारी चीज़ें हैं।
अगला है डिफाइन सर्विसेज अंडर दी सीजीएसटी एक्ट 2017, यानी सीजीएसटी अधिनियम 2017 के अंतर्गत सेवाओं को परिभाषित करो, यानी कि सेवा में क्या बोलोगे आप। सर्विसेज मीन एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी, यानी कि सेवाओं से ऐसे क्या बताया गया है, धन, प्रतिभूति और वस्तुओं के अतिरिक्त कोई भी जो चीज है वो क्या है, अब सेवा है। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म फॉर विच ए सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, यानी कि इसमें धन के उपयोग या उसे एक रूप मुद्रा या मूल्य वर्ग से दूसरे रूप में परिवर्तित करने से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं जिनके लिए अलग प्रतिफल लिया जाता है। यानी कि कहने का मतलब जिसमें कोई वस्तु नहीं होती, कोई धन नहीं होता, कोई प्रतिभूति नहीं होती, और इसमें पैसा कमाने के लिए या पैसा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करने के लिए एक कमीशन लिया जाता है या उसके बदले एक रिवॉर्ड लिया जाता है, कंसिडरेशन लिया जाता है, उसको हम सर्विस के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप नाई से बाल कटवाने गए, तो क्या हुआ? बस आपके सर के जो बाल हैं उनकी स्टाइल तो चेंज करी, यानी कि फॉर्म ही तो चेंज किया है। तो इन कहने का मतलब उसमें उसको आपने कंसिडरेशन लिया, भाई चार्ज किया उसने उसमें, इसे हम क्या कहेंगे? सेवा कहेंगे। व्हाट इज मीन्ड बाय सप्लाई अंडर जीएसटी, यानी जीएसटी के अंतर्गत आपूर्ति का क्या आशय है? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड फॉर द कंसिडरेशन बाय ए पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी आपूर्ति में वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के सभी रूप जैसे बिक्री का होना, स्थानांतरण करना, वस्तु विनिमय विनिमय, लाइसेंस, किराया, पट्टा, निपटान आदि शामिल है, तो किसी व्यक्ति द्वारा व्यवसाय के दौरान या व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिफल के बदले किए जाते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? सप्लाई कहा गया है। व्हाट इज मीन्ड बाय कंसिडरेशन अंडर जीएसटी, यानी जीएसटी के अंतर्गत प्रतिफल से क्या आशय है? Consideration means any payment made or to be made, whether is the money or otherwise, in respect of or in response to the supply of goods or services, यानी कि प्रतिफल से आज से वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में या उसके प्रत्युत्तर में धन अथवा अन्य रूप में किए गए या किए जाने वाले किसी भुगतान से है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉर बियरेंस रिलेटेड टू सप्लाई, इसमें आपूर्ति से संबंधित या किसी कार्य या सहनशीलता का मौद्रिक मूल्य भी शामिल है, उसे कंसिडरेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय टैक्सेबल सप्लाई, कर योग्य आपूर्ति से क्या से है? टैक्सेबल सप्लाई मीन्स ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच इज लाइबल टू टैक्स अंडर द जीएसटी, कर योग्य आपूर्ति से ऐसे वस्तु या सेवाओं अथवा दोनों की ऐसी आपूर्ति से जो कि सीजीएसटी अधिनियम 2017 के अंतर्गत उत्तरदायी है। जीएसटी is charged on such supplies at the rates prescribed by the government on the recommendation of the जीएसटी काउंसिल, यानी कि ऐसी आपूर्तियों पर जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों से जीएसटी लगाई जाती है। देखो थोड़ा टाइम की मैं यहाँ पे खेद प्रकट करता हूँ कि टाइम की वजह से हम पूरी क्लास नहीं ला पा रहे हैं। ये क्लास आप ज़रूर डाउनलोड करके देखिएगा। इसमें एक आपके लिए एक अच्छी चीज़ ये भी है कि हमने इसमें जैसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किए, लेकिन साथ ही में हमने वो क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं जो पीछे जब बीकॉम चला करती थी एनुअल स्कीम में, यानी कि जब एनुअल बीकॉम चला करती थी, बीकॉम थर्ड ईयर की बात करें, तो उसकी जो पेपर्स हैं उन ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स के आधार पे मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए रखे हैं। उन क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा। ये पीडीएफ लोड नहीं हो रही है, लैपटॉप बहुत ज़्यादा हीट हो गया है, इस वजह से ये पीडीएफ लोड नहीं हो पा रही है। लेकिन आप इस पीडीएफ को जब डाउनलोड करोगे तो इस पीडीएफ के एंड में आप देखोगे कि वो सारे क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं जो कि प्रीवियस जब एनुअल बीकॉम हुआ करता था तो उसमें पेपर में पूछे गए हैं। मोस्टली यहाँ पे मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आपके लिए लेके आया हूँ, लेकिन मैं आपसे यहाँ पे दोबारा एक बात कहूँगा कि बेटा आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर तैयार करना, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बिना बीएसटी में आप बात नहीं बनेगी, क्योंकि कुछ इसमें यूनिट में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपके, तो उनके चक्कर में आप रह ना जाओ। तो मेरा यही आपको कहना है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आप तैयार करना। देखो मैं आपको एक पुराने वाले क्वेश्चन दिखा दूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है यहाँ से, जो एनुअल एग्ज़ाम की जब स्कीम चला करती थी तो उसमें वो क्वेश्चन ये रहा। ये जो क्वेश्चन है ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस 2000 सॉरी एनुअल एग्जाम में पूछा जाता था। तो ये क्वेश्चन पूरे के पूरे मैंने पेपर से लिए हैं और इनके आंसर भी यहाँ पे हैं। तो इन क्वेश्चन को ये कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन हैं
तो आप इन क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा। बाकी हालाँकि पूरी पीडीएफ में वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो कि एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित रहेंगे। मैं दोबारा यहाँ पे एक बात आपको ज़रूर कहूँगा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आप तैयार करना है। यदि आप देखना चाहते हो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कौन से आए हैं, तो आप जीएसटी बाय करियर रेडीनेस लिखकर सर्च करना। आपको एनुअल बीकॉम का एक वीडियो अपलोड किया हुआ मिलेगा, जिसमें आप जीएसटी के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसके बारे में भी आप जान पाओगे कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस तरीके से यूट्यूब पे हम एक क्वेश्चन को 1 घंटे में नहीं ले पाएँगे, या यूँ कहें मैं पूरे वन शॉट में एक क्वेश्चन नहीं करवा पाएँगे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक लंबी क्लास चाहिए होती है। बाकी लैपटॉप बहुत ज़्यादा हीट हो गया है और टाइम की भी शॉर्टेज है, उस चक्कर में हम पूरी क्लास नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। लेकिन आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ आप स्टडी मटेरियल टैब में जाओगे तो सेमेस्टर 6th के जो फ़ोल्डर है वहाँ पे आपको जीएसटी क्वेश्चन के नाम से इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो हमारा यही है कि ये फ़ाइल डाउनलोड करें, ये पीडीएफ डाउनलोड करें और अच्छे से आप स्टडी करें। जितना हमसे बन पड़ रहा है हम आपके लिए लेकर उपस्थित आज हो रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। आप यूँ ही एडुनेस पे जुड़े रहिए, करियर एडुनेस के साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए। तो चलिए लेते हैं आपसे विदा। हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन।